नमस्कार। दुग्ध उत्पादक कंपनी की इस प्रशिक्षण फिल्म में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कंपनी की सफलता के लिए यह जरूरी है कि वो अपने मूल्य यानी वैल्यू, ध्येय यानी मिशन और दीर्घ दृष्टि यानी विजन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करे। वैल्यू, मिशन और विजन ही किसी कंपनी की प्रगति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। एक बार जब आपकी कंपनी की प्रगति के ये तीनों मूल स्तंभ निश्चित हो गए, तो उनके आधार पर आप एक मजबूत संस्था का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी समय यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि कंपनी आज कहां खड़ी है, कहां पहुंचने वाली है और वहां तक पहुंचने के लिए उसने किन रास्तों को चुना है। इस प्रशिक्षण फिल्म से आप सबको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि क्या है, किसी भी कंपनी के लिए ये क्यों जरूरी हैं और कंपनी की प्रगति में इनकी क्या भूमिका होती है। इसके साथ ही आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी कंपनी के लिए इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चलाए जा रहे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिचय सत्र को देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ही द्वारा दिए उत्तरों के आधार पर किस तरह प्रशिक्षक की मदद से अपनी कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि तय करते हैं। नमस्कार। आइए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करते हैं। आमतौर पर कार्यक्रमों में जो परिचय होता है उससे थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा विस्तृत भी हो सकता है, क्योंकि इस परिचय के जरिए ही इस कार्यक्रम की मुख्य बातें बाहर निकल कर आएंगी, या हम कह सकते हैं खुद ब खुद सामने आएंगी। और सबसे पहले जो हमारे प्रमुख बिंदु होंगे, 7 प्रमुख बिंदु होंगे इस परिचय के, उसके लिए आपको अपना नाम, पता, जिला, आपके पास कुल कितने पशु हैं और कब से आप दुग्ध व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कितने सालों से आप इस व्यवसाय में हैं, ये आपको बताना होगा। दूसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो आपको अपने जीवन के विकास को दर्शाती हुई एक रेखा यहाँ खींचनी है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन, अगर हम माने इसको, ये विकास की राह हो आपकी हो सकती है, और ये आपकी उम्र को अगर हम यहाँ मानते हैं, पहले 20 साल, 40 साल और 60 साल तक का उदाहरण हम ले सकते हैं। और किस तरीके से अगर हम माने तो ये एक रेखा जो लगभग 40-50 साल तक सीधी आपको लगता है, लेकिन उसके बाद एक गिरावट इसमें आप देखते हैं, आपको लगता है शायद जो विकास की रफ्तार है उसमें कुछ कमी आई है, आपके मन के मुताबिक जो जीवन का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब तीसरे बिंदु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं आपसे जुड़े हुए, या दूसरे लोग जिनकी हम कह सकते हैं व्यवहार या आदतें या उनके ऐसे गुण जो आप काफ़ी पसंद करते हैं। चौथे बिंदु की अगर बात की जाए, दूसरों की वो कौन सी बातें हैं या हम कह सकते हैं आदतें, या किसी का व्यवहार भी हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, वो आपको हमें बताना होगा, जिसकी वजह से आपको कभी कभी गुस्सा आता है, नाराज़गी भी होती है, कभी कभी कुछ झुंझलाहट भी आप महसूस करते हैं। बात करते हैं पांचवें बिंदु की। वैसे तो आपकी कार्यकुशलता कई कामों में होगी, लेकिन आप अपनी समझ से कौन सा काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, यानी आपको खुद लगता होगा कि दूसरों के मुकाबले ये काम आप काफ़ी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपको अपने वो काम हमें बताने होंगे और यही आपकी कार्यकुशलता और दक्षता होगी। अब बात करते हैं छठे बिंदु की। यहाँ आपको बताना होगा कि आने वाले 3 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य हो सकता है कि आपने अपनी गाड़ी के लिए या अपने घर के लिए एक लक्ष्य रखा हो, इसके साथ साथ आपने सोचा हो कि शादी या उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, ये भी आप लक्ष्य रख सकते हैं, या आप खुद ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके पास कितने पशु होंगे और इन पशुओं के जरिए आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हम सभी यही चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन हम सभी को पता है कि एक ना एक दिन हम सभी को जाना है। ऐसे में भविष्य की अगर बात की जाए, जब आप दुनिया छोड़कर जाएं, तो आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि जो लोग हैं आपको किस तरीके से याद करें? इसका जवाब महज 3 शब्दों में आपको देना होगा, और इसके साथ साथ जो आपसे हमने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आपको लगभग 10 मिनट में हमें देने होंगे। तो 10 मिनट का समय आपके पास है, आराम से सोच विचार कर इन प्रश्नों के आप हमें जवाब दे सकते हैं। चलिए आपसे हम शुरुआत करते हैं। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं गांव फूलपुर, जिला जयपुर का रहने वाला। मेरे पास 3 गाय, 2 भैंसे हैं।
मैं दूध के व्यापार से लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ। मैं अपने विकास की रेखा को आगे बढ़ता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे जो कुछ भी दिया मैंने उसे आगे ही बढ़ाया। उनके पास 1 गाय और 2 एकड़ खेत है। अब मैंने 3 गाय और 2 भैंसें खरीद ली हैं। इस तरह सभी प्रतिभागियों ने 7 सवालों पर अपने अपने विचार दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तरक्की जो है हर किसी के साथ होनी चाहिए। आप क्या बताना चाहेंगे अपने जवाबों के जरिए हमें? एक तो जो टाइम का पाबंद ना हो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो बेईमानी से काम करे वो बिल्कुल पसंद नहीं है जी। और दूसरों पे जो अत्याचार करता है वो सबसे बुरा लगता है। बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने अपना भी बताया क्या इन्हें पसंद है और क्या नापसंद है। और यहाँ भी जो हमारे प्रतिभागी बैठे हैं, आपके भी जवाब हम सुनना चाहेंगे। आपने क्या लिखा है अपने जवाबों में? 3 बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक ईमानदार होना लोगों का, और एक सच बोलना, और एक नेचर वाइज बहुत अच्छा होना। मोटे तौर पर सभी प्रतिभागियों ने कहा कि वो एक आदर्श और बेहतर जीवन चाहते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। यदि आप दूसरे सवाल के जवाब को ध्यान से सुने तो आप पाएंगे कि अमूमन लोग अपनी जीवन की विकास की रेखा को हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ कंपनी के संदर्भ में भी होता है। यदि प्रश्न 3 के उत्तर को आप देखें तो हम पाएंगे ईमानदारी, गुणवत्ता, अनुशासन, परस्पर आदर, टीम भावना आदि ऐसे गुण हैं जिन्हें हम दूसरों में पसंद करते हैं। ये ही गुण हम प्रश्न 7 के उत्तर में भी पाते हैं, जिसमें आप लोगों ने बताया कि आप खुद को दूसरों के द्वारा कैसे याद किए जाना चाहते हैं। जबकि इसके विपरीत प्रश्न 4 के उत्तर में सभी लोगों ने बेईमानी, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, नियमों का उल्लंघन करना जैसे अवगुणों को नापसंद किया है। 5वें सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ दक्षता होती है, इसलिए हमारे उत्तर भी अलग अलग होते हैं। यह भी अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अलग अलग दक्षता के लोग ही मिलकर एक मजबूत संस्था का गठन करते हैं। सफल कंपनी वही होती है जिसमें हर व्यक्ति अपने काम को अपनी दक्षता के अनुरूप करता है। आइए अब प्रश्न 6 के उत्तर को देखते हैं। यहां हमने आने वाले 3 वर्षों में प्रतिभागियों से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा था। इसके जवाब में लोगों ने कहा कि वे 3 साल में और जमीन खरीदना चाहते हैं, या और पशु खरीदना चाहते हैं, या फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, या उनका विवाह करना चाहते हैं। आप इन 7 मुद्दों पर कहीं भी किसी भी संस्था या व्यक्ति से उनके विचार पूछ लें, आपको लगभग ऐसे ही जवाब मिलेंगे। पर अहम प्रश्न यह है कि अगर सब सही हैं, सब मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई भी गलत व्यवहार को पसंद नहीं करता है, सब अच्छे गुणों की सराहना करते हैं और ये चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए याद करें, तो ये गलत व्यवहार किसी कंपनी या संस्था में आते कहां से हैं? ये आप सबों के लिए सोचने का विषय है कि क्या वो हमारे बीच में ही हैं या कहीं बाहर से आते हैं। आइए इसे हम प्रशिक्षण के एक एक्सपीरियंशियल गेम या अनुभवपूर्ण खेल के माध्यम से समझते हैं। इस सत्र में आप सभी के साथ हम एक खेल खेलेंगे, जिस खेल का नाम है ब्रोकन स्क्वायर गेम। हमारे पास इसमें 5 लिफाफे मौजूद हैं, जिनमें 5 बराबर आकार के स्क्वायर यानी वर्गाकार कार्डबोर्ड को उनको 5 हिस्सों में काटकर और बाद में उन्हें मिलाकर इसमें रखा गया है। इस खेल के लिए आप में से 5 प्रतिभागी आगे आ जाएं। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं हमारे 5 प्रतिभागियों के साथ, और ये जैसा कि हमने कहा था इस लिफाफे 5 और लिफाफे हैं जो कि मैं अब यहाँ दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको वर्गाकार आकृति जो है वो बनानी होगी, और जो सबसे पहले इस आकृति को बनाएगा वो इस खेल का विजेता कहलाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको नियम बताया कि इसमें आप आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, और उसके बाद दूसरी बात ये, किसी भी तरह का कोई इशारा भी आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ना हाथ से ना आंखों से। और साथ ही जो आखिरी नियम है वो सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जो सामने से यहाँ पर प्रतिभागी हैं या साथ में हैं, उनको आप अपने में से ये जो वर्ग का टुकड़ा है ये दे ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसकी मांग आप नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन स्क्वायर को बना पाता है। अब जरा ध्यान से ब्रोकन स्क्वायर गेम की वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग
पहले अपने टुकड़े जोड़कर अपने वर्ग को पूरा करने की कोशिश तेजी से करते हैं। एक दूसरे की मदद के लिए वो तब आगे आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका वर्ग बिना दूसरों की मदद के पूरा नहीं हो सकता। आप उन्हीं खिलाड़ियों को पहले टुकड़े देते हैं जिनसे आपको अपने वर्ग के पूरा होने के लिए टुकड़े मिलने की उम्मीद होती है। कई प्रतिभागी तो जीतने के लिए बिना पूछे ही दूसरे प्रतिभागियों के टुकड़े लेने लगते हैं और मांगने के लिए इशारे भी करते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस तरह किसी का भी चौकोर यानी स्क्वायर पूरा नहीं हो पाया। अब जरा सोचें, ऐसा क्यों? अधिकतर समय हम जो व्यवहार दूसरों में नापसंद करते हैं, हम स्वयं भी अपने हित में वैसा ही व्यवहार करते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। अब तो समझ में आया कि जैसा व्यवहार हम दूसरों में नापसंद करते हैं वही सब हम सभी में होता है। एक्सपीरियंशियल गेम या अनुभवपूर्ण खेल हमें सबसे पहले टीम भावना सिखाता है, लेकिन दूसरी सबसे अहम बात जो यह खेल हमें समझाता है कि कई बार हम जीतने या अपने लाभ के लिए अपने मूल्यों को छोड़ने से भी नहीं चूकते, और शायद ऐसा ही कुछ हम संस्था में भी करते हैं। अपने फायदे और सिर्फ अपने लाभ के बारे में हम सोचने लगते हैं और उसके लिए हम अपने मूल्यों का त्याग भी कर देते हैं। अगर सही मायने में इस खेल में प्रतिभागियों ने दूसरों की मदद करने की सोची होती और अपना चौकोर नहीं बन पाने की स्थिति में अपने टुकड़े उन प्रतिभागियों को वो देते जिनके चौकोर आपके टुकड़े से बन जाते, तो सभी प्रतिभागियों के चौकोर तुरंत तैयार हो जाते। सच ये है कि इस तरह जितने समय में आप सब खुद अपना चौकोर अपने ही पैकेट में मिले टुकड़ों से बनाने की कोशिश के बाद भी नहीं बना सके, उससे कहीं कम समय में आप सभी अपने अपने चौकोर बना लेते। शर्त बस इतनी है कि आप एक निश्चित रणनीति के तहत सभी की सफलता के लिए एक दूसरे की मदद करते। असल जिंदगी में सीधा सच्चा रास्ता थोड़ा लंबा और कठिन होता है, और इस रास्ते में हम पीछे न छूट जाएं, इसके लिए हम शॉर्टकट लेने लगते हैं। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो ना हमें इसका एहसास होता है और ना ही हम ये मानते हैं कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे ट्रेनर इसे एक मजेदार उदाहरण से समझा रहे हैं। आप लोगों ने ट्रेन से सफर तो किया ही होगा। कभी कभी जब आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता या आपकी बर्थ कंफर्म नहीं हो पाती, तब आप क्या करते हैं? सर, हम टीटी को ढूंढते हैं, वही हमारी नैया पार लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन टीटी हर बार यही कहता है कि सीट नहीं है, और उसके बाद आपके पास उसकी ना को हाँ में बदलने का मंत्र होता है। वो क्या मंत्र है? कहते हैं सर, खर्चा पानी दे दें। बिल्कुल, वाकई सच बात आपने कही। अक्सर हमारी ईमानदारी और सच्चाई सीट ना मिल पाने की मजबूरी के आगे घुटने टेक ही देती है और हम घूस देने से नहीं चूकते। उसी सीट पर बैठकर हम कुछ देर बाद नेताओं को भ्रष्टाचारी और बेईमान कह रहे होते हैं। अगर कोई दूसरा टीटी को हमसे ज्यादा पैसे देकर सीट ले लेता है तो हम कहते हैं कि दुनिया में सब पैसे से बिक जाते हैं। बेईमानी का पैमाना बनाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि बेईमानी बेईमानी होती है, उसका कोई पैमाना नहीं होता। बस लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कई लोग महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं तो उनकी बेईमानी की क्षमता ज्यादा हो सकती है और बाकियों की उनसे कुछ कम। ईमानदारी 100% होती है, इसमें 1% भी बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं होती। ये 1% बेईमानी किसी मजबूत कपड़े में एक छोटे से छेद की तरह होती है। यदि छेद छोटा है तो पूरे कपड़े को आसानी से फाड़ा जा सकता है, और इसे हम खुद करके भी अनुभव कर सकते हैं। सही मायने में यदि हम अपने मूल्यों से कभी भी और किसी परिस्थिति में भी समझौता ना करें तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आता है। शायद हमें तुरंत सफलता ना मिले, पर जीवन में बड़ी सफलता से हमें कोई नहीं रोक सकता, पर संकल्प दृढ़ होना चाहिए। प्रशिक्षक ने बड़ी अच्छी बात बताई। जरा अब हम इसी बात को एक संस्था के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे थाम कर कोई संस्था लंबे समय तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाई है? चलिए इसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक नए प्रशिक्षण सत्र में देखते हैं। कार्यशाला के इस नए सत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। चलिए, आप कोई भी
सामाजिक, आर्थिक या व्यापारिक संस्था का नाम बताइए जो 25 से 30 साल पुरानी कंपनी हो। एयरटेल, मारुति, ब्रिटानिया, बिल्कुल, एयरटेल, मारुति, ब्रिटानिया। अब हमें लगभग 50 साल पुरानी संस्था का नाम बताइए। MRF, बजाज ऑटो, कोलगेट, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाटा, डाबर। बिल्कुल, देखिए कितनी जानकारी आप सभी के पास है। कोलगेट, टाटा, डाबर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा और आसान किए देते हैं आपके लिए। अब हमें बताइए लगभग 500 साल पुरानी संस्था का नाम। सर आपने तो चीज आसान कह के मुश्किल कर दी। 500 साल पहले कोई संस्था थी क्या? बिल्कुल थी। धर्म एक ऐसी संस्था थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म या सिख या ईसाई, बुद्ध या जैन या फिर पारसी, ये भी तो संस्था ही है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल है। चलिए अब इस सवाल को मैं आपके लिए और आसान किए देता हूं। 1000 साल पुरानी संस्था का नाम बताइए। यह बता पाना तो बहुत मुश्किल है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। वो संस्था है परिवार, जो ना जाने कितने हजार सालों से चली आ रही है। अब जरा सोचकर बताइए कि आखिर किन कारणों से ये संस्था इतने सालों से चलती आ रही है। सवाल वाजिब है और जानने योग्य है। ऐसा क्या है कि कुछ संस्थाएं 25, 50 और 100 साल तक चलती हैं, या धर्म और परिवार जैसी संस्थाएं 500 से 1000 वर्षों से चली आ रही हैं। व्यापारिक कंपनियों से पहले सामाजिक संस्थाओं की चर्चा करते हैं। धर्म में ऐसा क्या है जो लोगों को एक साथ बांधे रखता है? वास्तव में सभी धर्म हमें भाईचारा, इंसानियत और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं और हमें सत्य, अहिंसा और परोपकार का पालन करने को कहते हैं। धर्म के यही मूल्य लोगों को एक सूत्र में पिरो कर रखते हैं और उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अब जरा ध्यान देकर बताएं कि कोई ऐसा धर्म है जो गलत काम या गलत बात को बढ़ावा देता है? कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म उनकी रक्षा करता है जो इसे निभाते हैं। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं मूल्यो रक्षति रक्षतः, यानी जो मूल्यों पर चलते हैं, मूल्य उन्हें लंबे समय तक सफलता से चलने में मदद करते हैं। वैसे ही परिवार नाम की संस्था सदियों से सिर्फ इसलिए चली आ रही है क्योंकि इसमें मां का अपने बच्चों से एक अद्भुत रिश्ता होता है। मां अपने बच्चों की परवरिश बिना किसी स्वार्थ भाव के करती है, बिना ये सोचे कि उसके बदले उसे क्या मिलने वाला है। यही वो मूल्य है जो परिवार को इतने हजार वर्षों तक जिंदा रखे हुए हैं। तो संस्था को लंबे समय तक चलते रहने के लिए अगर किसी टॉनिक या अमृत की जरूरत है तो वो है मूल्य। इसलिए धर्म और परिवार जैसी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर कंपनी ने अपनी व्यापारिक संस्था को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए उसमें मूल्य का समायोजन किया और इन मूल्यों को अपनी कंपनी का अटूट हिस्सा बनाया। जो कंपनियां इन मूल्यों को थामे रहीं, वे लंबे समय तक चलती रहीं। चलिए ऐसी ही कुछ कंपनियों के उदाहरण से इसे समझते हैं। चलिए अब उन कंपनियों के नाम हमें बताइए जो अपने सामान या उत्पाद के लिए जानी जाती हों। टाटा नमक, मारुति कार। बिल्कुल ठीक। चलिए टाटा नमक को ही ले लेते हैं। टाटा नमक में ऐसा क्या है जिसके कारण वो जाना जाता है? टाटा नमक एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा है। बिल्कुल, बड़ी कंपनी या बहुत पैसा होने से कुछ नहीं होता। वैसे कई और कंपनियां भी बड़ी रहीं और बहुत पैसे वाली भी, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाई। टाटा नमक में गुणवत्ता है, क्वालिटी अच्छी है। ये बात सही कही आपने। गुणवत्ता या क्वालिटी कंपनी को आगे लेकर जाती है। गुणवत्ता असल में कंपनी का मूल्य है और टाटा ने इस अहम मूल्य को अपनी कंपनी में शामिल किया। अगर कोई संस्था मूल्य को उस स्तर पर महत्व देती है तो ये मूल्य ही उस संस्था को मजबूत बनाते हैं और उसे टूटने से भी बचाते हैं। इसलिए बोर्ड के आप सभी सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मूल्य को निर्धारित करें और हमेशा उन मूल्यों पर चलें। आइए अब टाटा कंपनी के मूल्य से आपको रूबरू कराते हैं। टाटा समूह का मूल्य वाक्य है ईमानदारी। कंपनी अपने काम और व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता बरतेगी। परस्पर समझ और आदर।
अपने सहकर्मी और ग्राहक को आदर, सम्मान और सहानुभूति से देखेगी। उत्कृष्टता, अपने काम में उत्कृष्टता बरतेगी। एकता, मिलकर काम करने का भाव पैदा किया जाएगा। जिम्मेदारी, सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मूल्य क्या है और इसका क्या महत्व है। क्या अब आप सब मिलकर हमारे मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का मूल्य वाक्य लिख सकेंगे? जी हाँ। एक बार जब कंपनी अपने मूल्यों का निर्धारण कर लेती है तो अहम सवाल यह आता है कि इन मूल्यों के जरिए वो क्या करना चाहती है। कहने का अर्थ है कि संस्था का हेतु क्या है या उसका प्रयोजन क्या है। संस्था के इसी हेतु या प्रयोजन को हम ध्येय कहते हैं। संस्था के ध्येय को समझने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। 1, संस्था किसके लिए है? 2, क्या करने के लिए है? और नंबर 3, संस्था किन चुनौतियों को स्वीकार करती है। इसलिए इसे बेहतर समझने के लिए आइए हम फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं। अब हम अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के ध्येय को समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए कुछ सवाल आपसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यह बताइए कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी किसके लिए है? मिल्क प्रोड्यूसर और दूध उत्पादकों के लिए है। बिल्कुल सही। और ये कंपनी क्या करने के लिए है? दूध की खरीद और बिक्री के लिए। और हमारी कंपनी ये क्यों करती है? दूध उत्पादकों के आर्थिक विकास के लिए। ध्येय वाक्य किसी भी संस्था के लिए सतत होता है। इसकी समय सीमा नहीं होती। जब तक संस्था का अस्तित्व है तब तक ध्येय कायम रहेगा। अगर ध्येय बदल जाएगा तो संस्था भी बदल जाएगी। अब आपको ध्येय भी स्पष्ट हो चुका है तो हम अपनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का ध्येय वाक्य लिख लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू कीजिए। एक बार जब ध्येय बन जाए तो यह प्रश्न आता है कि इस ध्येय की प्राप्ति के क्रम में हम कहां पहुंचना चाहते हैं। मतलब किसी तय अवधि में हमारा लक्ष्य क्या है। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला दीर्घ दृष्टि और दूसरा समयबद्ध लक्ष्य। ध्येय के क्रियान्वयन के लिए हमें इन दोनों की जरूरत होती है। ये दोनों लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें मापा जा सके, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि हम अपने ध्येय को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। आइए अब हम इन दोनों को समझते हैं। जिन लक्ष्य को हम आने वाले 15 से 20 सालों में प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम दीर्घ दृष्टि लक्ष्य कहते हैं। ये लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण और व्यापक होते हैं। जैसे कि हमारी दुग्ध उत्पादन कंपनी की दीर्घ दृष्टि से स्पष्ट होता है कि हमारी कंपनी देश की शीर्ष 10 दुग्ध उत्पादक कंपनियों में से एक होगी। इसकी व्यापकता को और आगे बढ़ाते हुए दीर्घ दृष्टि ये भी कहती है कि ये दूध उत्पादकों, कर्मचारियों और ग्राहकों की पहली पसंद होगी। जैसे कि एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई छोटी छोटी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, वैसे ही दीर्घ दृष्टि जैसे बड़े और व्यापक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम समयबद्ध उद्देश्य कहते हैं, जो कि सामान्यतः 5 सालों के लिए बनाए जाते हैं। समयबद्ध उद्देश्य बनाते समय हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इन्हें समय समय पर मापा जा सके और इनका मूल्यांकन भी हो सके और जरूरत पड़ने पर इनमें सुधार भी लाया जा सके। उदाहरण के लिए हमारी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का समयबद्ध उद्देश्य यह हो सकता है कि वो पहले 5 साल में 50,000 लीटर दुग्ध का संग्रहण करे इत्यादि। किसी भी कंपनी को अपने समयबद्ध उद्देश्य तक पहुंचने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज आपकी कंपनी कहां खड़ी है। इसी के आधार पर कंपनी आने वाले वर्षों में अपने लक्ष्य तय करती है। कंपनी की वर्तमान स्थिति को हम यथार्थ स्थिति कहते हैं। कंपनी की यथार्थ स्थिति 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहली कंपनी की भौतिक स्थिति और दूसरी उसकी वित्तीय स्थिति। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के संदर्भ में भौतिक स्थिति का अर्थ हुआ कि उसके कितने सदस्य हैं, वो कितना दूध उत्पादन करती है और कितने गांवों से दूध का संग्रहण करती है इत्यादि। वित्तीय स्थिति का अर्थ है कि कंपनी की कितनी आय है, हिस्सा राशि कितनी लगी है।
पर क्या संस्था से जुड़े लोगों को संस्था की यथार्थ स्थिति की सही जानकारी होती है? चलिए अभी देखते हैं कि सामान्य तौर पर किसी कंपनी के डायरेक्टर को अपनी कंपनी की यथार्थ स्थिति की कितनी जानकारी होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग हमारी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं? सबको लगता है कि वो जानते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। ये बताएं कि पिछले वर्ष कंपनी का कुल व्यापार कितने रुपयों का था? 100 करोड़। 200 करोड़। आप सब अंदाजा लगा रहे हैं, जो कि गलत है। चलिए ये बताइए, हमारी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और हम कितना दूध संग्रहण करते हैं? आपने देखा कि दूसरे प्रश्न पर मात्र 2 हाथ ही उठे। अधिकांश बोर्ड के सदस्यों को ऐसा लगता है कि वे कंपनी की यथार्थ स्थिति से पूरी तरह से परिचित हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर मामलों में सदस्य को कंपनी की यथार्थ स्थिति की 20 से 25% की ही जानकारी होती है। जिम्मेदार बोर्ड के सदस्य होने के नाते आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप अपने समयबद्ध लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कंपनी के डायरेक्टर जब भी कंपनी के लिए कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि लक्ष्य बहुत आसान ना हो। लक्ष्य को आसान और कम चुनौतीपूर्ण बना देने से संस्था से जुड़े लोग अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इससे संस्था के विकास की गति धीमी हो जाती है। जबकि इसके विपरीत संस्था ऐसा लक्ष्य भी न बनाए जिसे प्राप्त करना असंभव हो। ऐसा करने से भी संस्था का विकास रुक जाता है और संस्था से जुड़े लोग भी उस लक्ष्य को स्वीकार नहीं कर पाते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने लक्ष्य और अपनी यथार्थ स्थिति, इन दोनों के बीच सही रचनात्मक तनाव रखना चाहिए। रचनात्मक तनाव को आसानी से समझने के लिए हम एक रबर बैंड का उदाहरण लेते हैं। एक रबर बैंड को अपने दाएं और बाएं हाथ के बीच एक दूसरे के विपरीत खींचे। आपका ऊपर वाला हाथ आपका लक्ष्य कहलाएगा और नीचे वाला हाथ आपकी यथार्थ स्थिति होगी, और उनके जो बीच का जो अंतर है वो आपका रचनात्मक तनाव होगा। यदि आपके रचनात्मक तनाव में सही दबाव बना रहेगा तो आपका नीचे का हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि आप अपनी यथार्थ स्थिति को पहले से बेहतर करते जा रहे हैं और आपकी संस्था तरक्की की ओर बढ़ रही है। जबकि इसके विपरीत यदि आपने तनाव ज्यादा बढ़ा दिया तो रबर टूट जाएगा, या तनाव काफी कम कर दिया तो ऊपर वाला हाथ नीचे आने लगेगा और नीचे वाला हाथ और नीचे चला जाएगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपका लक्ष्य नीचे आ गया है और आपकी यथार्थ स्थिति भी पहले के मुकाबले और नीचे आ गई है। इसलिए कहा जाता है कि उपयुक्त रचनात्मक तनाव बेहतर संस्था निर्माण के लिए अनिवार्य है। अंत में एक बार फिर उन मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि वाक्यों पर हम एक नजर डालते हैं जिन्हें इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रशिक्षक की मदद से तैयार किया। कंपनी के मूल्य: 1. ईमानदारी, 2. पारदर्शिता, 3. जानकारी एवं जागरूकता, 4. गुणवत्ता, 5. जिम्मेदारी, 6. समय की प्रतिबद्धता, 7. संस्था का हित सर्वोपरि। कंपनी का ध्येय: मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने सभी सदस्यों से गुणवत्ता युक्त दुग्ध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन वृद्धि और लागत खर्च कम करने के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करेगी। कंपनी सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ में वृद्धि करने के लिए दृढ़ संकल्प है। कंपनी की दीर्घ दृष्टि: मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने देश की दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख कंपनियों में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की पहली पसंद होगी और दूध से बने हुए उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए कंपनी जानी जाएगी। तो इस तरह कंपनी में हर प्रमुख निर्णय का निर्धारण कंपनी के मूल्यों, दीर्घ दृष्टि और ध्येय के आधार पर होना चाहिए। जो संस्था स्पष्ट मूल्यों, दीर्घ दृष्टि और ध्येय पर चलती है वो हमेशा सफल होती है। आप अपनी दुग्ध उत्पादक कंपनी के मूल्य यानी वैल्यू,
ध्येय यानी मिशन और दीर्घ दृष्टि यानी विजन को जितना स्पष्ट और सरल बनाकर उन्हीं के आधार पर कंपनी के सभी निर्णय लेंगे, आपकी कंपनी की दशा और दिशा दोनों सही रहेंगी और आपकी कंपनी हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। नमस्कार।